हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सुमन क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिस पे हम नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय शिक्षा के विकास क्रम में आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ, जिस बिंदु पर मैं बात करने वाला हूँ, वो है एक आपने सुना होगा इसके बारे में, शिमला शिक्षा सम्मेलन। शिमला शिक्षा सम्मेलन दूसरा है भारतीय विश्व विद्यालय आयोग, और इसी के क्रम में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, इसी को हम कहते हैं। और इसी में एक बिंदु आ जाता है भारतीय विश्व विद्यालय अधिनियम 1904। ये मैंने 3-4 लाइन अलग अलग लिखी, ये सब एक ही चीज है और आपस में इनमें घनिष्ठता है। पहले एक के बाद मैं इस पर बिंदुवार चर्चा करने वाला हूं। शिमला शिक्षा सम्मेलन ये था क्या, मैं इससे बात करूंगा। 1898 में, यहां पर कई जगह 99 भी है, किसी किसी पुस्तक में ये संख्या जनवरी 99 भी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनवरी 99 भी कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है, तो यानी कि इसको हम 98-99 भी कह सकते हैं। इसके अवधि के दौरान लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन भारत में गवर्नर जनरल, यानी कि उस समय वायसराय बोलने लगे थे, तो ये वायसराय बन के भारत में आए इस अवधि में। और यहाँ कार्यभार ग्रहण करने के बाद, यानी जिम्मेदारी मिलने के बाद, जब ये ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत में आए, तो भारतीय समस्याओं पर, यहाँ की अन्य समस्याओं के साथ साथ, क्योंकि हम शिक्षा शास्त्र पे बात कर रहे हैं, शिक्षा के विकास क्रम पे बात कर रहे हैं, तो मैं उसी पे केंद्रित करते हुए इसको करूँगा कि शिक्षा की समस्याओं को विचार करने के लिए इसने सितंबर 1901 में शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक गुप्त सम्मेलन रखवाया, सम्मेलन किया। देखिए यहां पर मैं एक शब्द कर रहा हूं, गुप्त। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये पहले वायसराय थे भारत के अंदर, जिसने शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए, भारत की शिक्षा संबंधी समस्याओं का आकलन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, सुधार करने की दृष्टि से शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। लेकिन इसकी सूचना किसी भी भारतीय विद्वान को या भारतीय लोगों को नहीं दी। इसमें किसी भी भारतीय को आमंत्रित नहीं किया गया। इस सम्मेलन में भारतीयों को आमंत्रित नहीं किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है इसकी, भारतीयों को आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको गुप्त कह रहा हूं। किया गया, और यही इतिहास में भी हमारे लिखा है कि इसने गुप्त रूप से सम्मेलन किया, और इस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को इसकी कोई भनक नहीं लगी। यह सम्मेलन पूरे 15 दिन चला। 15 दिन चला ये सम्मेलन, 15 दिन चला, और इसमें भारत की शिक्षा संबंधी सभी विषयों पर चर्चा की गई। 150 प्रस्ताव से पास किए गए। कितने? 150। आप ये अंदाजा लगाइए, 150 प्रस्ताव पास हुए इसमें, जिसमें विभिन्न शिक्षा संबंधी विचार थे। ये आप इसको समझ लीजिए। 150 प्रस्ताव पास करने के बाद पूरी शिक्षा के संबंध में, और जब इन्होंने इस पर 15 दिन चर्चा करने के बाद एक निर्णय लिया गया कि आखिर समस्या क्या है,
तो एक मुख्य समस्या जो उस सम्मेलन में उभर के आई, शिमला शिक्षा सम्मेलन में, वो ये कि भारत में विश्वविद्यालय के क्षेत्र में यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं। हालांकि 1882 के जो शिक्षा के जो उस समय विवरण पत्र दिया गया था, 1882 में संशोधन का जो प्रस्ताव आया था, उसमें बहुत सारे सुझाव किए गए थे और विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई उसके बाद भारत में। और जो विश्वविद्यालय थे वो लंदन के विश्वविद्यालयों की तर्ज पर यानी उनके जैसे यहाँ स्थापित किए गए, लेकिन उनमें सुधार नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। और शिमला सम्मेलन में ये निकल करके आया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी और ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के अंदर अभी विश्वविद्यालयों में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे बहुत सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान करते हुए ये महसूस किया गया कि इसके संबंध में सुझाव मांगे जाए। ये क्योंकि ये शिमला समझौता में ये बात सामने निकल करके आई थी, 1901 का जो शिमला का समझौता था हुआ था, समझौता नहीं सॉरी शिक्षा सम्मेलन हुआ, सॉरी मैं समझौता कह रहा हूँ, समझौता अलग चीज़ है। तो इसमें जब ये बात आई निकल के कि उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कर्जन ने, इसी ने 27 जनवरी 1902 में, आपको फिर एक इसकी तिथि दोबारा लिख दूं मैं यहाँ पे, 27 जनवरी, इसको मिटा देते हैं, यानी पुनः मैं रिपीट करता हूं, शिमला समझौता में जो शिमला जो सम्मेलन हुआ, इसमें एक बात निकल करके आई कि भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, उसको सुधार करने की दृष्टि से, उसमें कुछ बदलाव करने की दृष्टि से 27 जनवरी 1902 में एक विद्वान थे लॉर्ड रिले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब यहां पर एक तो शिमला समझौता ये क्या है, ये मैंने बता दिया आपको। सितंबर 1901 में शिमला में एक सम्मेलन गुप्त रूप से लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, जिसमें कोई भारतीय बुलाया नहीं गया था। उसमें शिक्षा की समस्याओं पर विचार किया गया, 150 प्रस्ताव पास किए गए, किसी भारतीय विद्वानों की उसमें सहमति नहीं थी। ये था शिमला शिक्षा सम्मेलन। और इसी सम्मेलन के चर्चा के दौरान जब सारी समस्याएं निकल कर आई विश्वविद्यालय से संबंधित, तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 में लॉर्ड रिले की अध्यक्षता में, ये लॉर्ड रिले जो थे इनकी अध्यक्षता में एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की या इसका गठन किया। ये हो गया आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इस पे हम बात करेंगे। इस आयोग को क्या करना था, इसको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई, किस उद्देश्य के साथ इस आयोग का गठन किया गया, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। अब इसको शॉर्ट लेने की तो मुझे आवश्यकता नहीं लग रही, फिर भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, इसमें मैं एक चीज और, ये जो गठन हुआ था, इसमें ये जो आयोग बना था, इसमें एक हिंदू सदस्य और एक मुस्लिम, ताकि वो अपने अपने समाज से संबंधित शिक्षक उसकी बात रख सके, ये भी शामिल थे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। यानी भारतीय विश्वविद्यालय ये जो है, इसको गठन करने के क्या उद्देश्य थे? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये हम कह सकते हैं। इस पे मैं चर्चा करने वाला हूं। क्या उद्देश्य था इसका, ये एक महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि जब भी हम किसी काम को भी करते हैं, चाहे वो कोई भी कमेटी बनी हो, समिति बनी हो, या किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम के लिए हम 4 लोगों का एक पैनल गठन करते हैं, तो उसको कुछ काम दिया जाता है और उस कार्य का मतलब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसका जो है संरचना उसकी बनाई जाती है, उसका गठन किया जाता है। और इसमें यह था कि मेन बात इसमें जो था कि ब्रिटिश भारत में, मैं इसको इन्वर्टेड करता हूं, ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत मतलब क्योंकि भारत में तब ब्रिटिश सरकार का राज था, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच करना। क्या स्थिति है? एक तो ये कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कोई कमी तो नहीं रह गई, वो किस स्तर पर चल रहे हैं और उनकी भविष्य में क्या उन्नति हो सकती है, जांच करना, तथा उनकी भावी उन्नति क्या हो सकता है भविष्य में, इसके बारे में सुझाव देना। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और ये जो विश्वविद्यालय भारत में स्थापित थे पहले से, इनकी जो शासन प्रणाली, शासन मतलब तंत्र, प्रबंध तंत्र जिनके द्वारा ये संचालित करते थे, उन्नति तथा कार्य प्रणाली की जांच करना, किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या इनके कार्य प्रणाली में कोई दोष है, अगर कोई कमियां हैं तो उनके सुधार के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, ये सब इसमें मांगे गए थे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जांच करने के साथ साथ आपको सुझाव भी देना है कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो इसमें जांच करना एवं ये भी लिख सकते हैं हम सुधार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना। सरकार को बता सकते हैं क्या कमी है इसमें ये। और शिक्षा का स्तर यानी उच्च शिक्षा का स्तर, यानी उच्च भी कर सकते हैं आप इसको, का स्तर ऊंचा करने के लिए सुझाव देना। ये मैं आपको सिंपल एक मोटा इस पे बात कर रहा हूं, सुझाव देना। तो ये इसमें कहा गया प्रमुख उद्देश्य इस आयोग का ये था, विश्वविद्यालय आयोग का। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, पहले भारतीय शिक्षा आयोग की बात की गई। भारतीय शिक्षा आयोग में ये कहीं इंगित नहीं है कि वो प्राथमिक शिक्षा की बात करेगा या माध्यमिक शिक्षा की बात करेगा या विश्वविद्यालय की बात करेगा, विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करेगा या उच्च शिक्षा की बात करेगा। उसमें सभी तरह के स्तर के जितने थे उनमें बात की गई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये विश्वविद्यालय आयोग है तो ये उच्च शिक्षा से ही संबंधित है, ये हायर एजुकेशन की ही बात करता है और इसके संबंध में इससे सुझाव मांगे गए। और ये कहा गया कि आप ये रिपोर्ट बना करके सरकार को दीजिए। तो इन्होंने पूरा अपना सर्वे किया और सर्वे करने के बाद इन्होंने क्या क्या किया कि जितने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं थी, कोई कमियां थी, चाहे वो प्रशासन के संबंध में, अभी विद्यालय में होता क्या है, मुख्य रूप से प्रशासन होता है, फिर पाठ्यक्रम भी होता है, फिर उसका जो है क्रियान्वयन होता है, काम कैसे हो रहा है, कार्यप्रणाली हो रही है। इन सारी चीज़ों पर अब प्रत्येक स्तर पर सुझाव मांगे गए और आयोग ने इस पर पूरा अध्ययन करके इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपना एक दस्तावेज तैयार किया और जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव। और ये सुझाव अपने लिपिबद्ध करके सरकार को सौंप दिए। क्या क्या थे वो सुझाव, मैं उन पे बात करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसको मिटाते हैं। अब मैं बात करता हूं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के प्रमुख सुझावों पे। इसी को हम कर देते हैं कि प्रमुख सुझाव। अब इस सुझाव में इन्होंने क्या क्या कहा, पहले विश्वविद्यालय के संबंध में क्या कहा, विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव। एक तो ये नंबर 1 पे इन्होंने इसके विषय में बात की
क्या है ये विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव। इन्होंने एक तो ये बात कही कि नए विश्वविद्यालय ना खोले जाएं, नए विश्वविद्यालय न खोले जाएं। आयोग ने सुझाव दिया कि ये विद्यालय नए जो है ये नहीं खोले जाने चाहिए। और इसके पीछे रीजन क्या था, लॉजिक क्या था कि जब जो तत्कालीन अभी उस समय के जो है पुराने विश्वविद्यालय हैं, यानी तत्कालीन विश्वविद्यालयों में शिक्षण की व्यवस्था की जाए, अब यहाँ एक डाउट हो जाएगा कि भाई जब विश्वविद्यालय है तो शिक्षण की व्यवस्था करना क्या मतलब है। होता क्या था बेसिकली कि उस समय जो विश्वविद्यालय थे उनमें संचालन का काम होता था कॉलेजों के लिए, और जो शिक्षण का काम है, पढ़ाई का काम, वो कॉलेजों में यानी महाविद्यालय में होता था। तो ये कहा गया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी किया जाए, यानी कॉलेजों में बीए तक की पढ़ाई की जाए और उसके बाद एमए और उससे ऊपर की यानी स्नातकोत्तर स्तर की जो पढ़ाई है उसको विश्वविद्यालय स्तर पर ही किया जाए विश्वविद्यालय में। तो उससे क्या होगा कि विद्यालय का स्तर भी सुधरेगा। और इसके साथ साथ एक बात और कही गई कि विश्वविद्यालय में जो है उनकी प्रयोगशालाएं हैं, पुस्तकालय हैं, छात्रावास हैं, इन सब की व्यवस्था की जाए। एक बात और कही गई, विश्वविद्यालय में उनके अपने मतलब निजी अपने है ना, अपने पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। इन्होंने ये बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि मान ला हम आगे आगे और नए विद्यालय खोलते जाएं, वहाँ पर स्ट्रक्चर सही तरह से ना हो, पूरी सुविधाएं ना हो, तो विश्वविद्यालय खोलने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा नए विश्वविद्यालय बिल्कुल मत खोलिए, जो खुले हुए हैं उन्हीं को ठीक कीजिए, उन्हीं में आप प्रयोगशाला बनाइए, उन्हीं में पुस्तकालय बनाइए, वहाँ छात्रावास की आवश्यकता तो छात्रावास बनाइए, जिससे वहाँ एक अच्छा माहौल पैदा हो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद फिर शिक्षा के स्तर में खुद ही सुधार रहेगा। तो ये भी इन्होंने इसमें सुझाव दिया। और इसके अतिरिक्त इन्होंने विश्वविद्यालयों के लिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय को ये भी कहा गया जो आपके विद्यालय हैं, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी, बंगाल प्रांत में अलग, अवध प्रांत में अलग, मद्रास में अलग, बम्बई प्रांत में अलग, तो अलग अलग प्रांतों में जो विश्वविद्यालय खुले हुए थे उसमें ये भी कहा गया कि प्रादेशिक जो है प्रत्येक प्रांतों में, प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की सीमा निश्चित कर दी जाए। कौन से इलाके के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय की सीमा निश्चित की जाए। सभी लोग एक जगह चले जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, ये भी एक बिंदु इसमें रखा गया, जिससे विश्वविद्यालयों पे अतिरिक्त छात्रों का भार न पड़े, छात्र संख्या का बराबर बंटवारा हो जाए और अपने अपने प्रांतों में ही लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। ये इसके लिए एक सुझाव दिया गया। इसमें एक बड़ी बात थी, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उस समय क्या होता था कि विश्वविद्यालय के अंदर जो टीचर होंगे, जो कॉलेजों में जो टीचर होंगे, वो उसको नियुक्ति करने का जो है पूरा अधिकार विश्वविद्यालय को नहीं था। इसके संबंध में भी एक सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय को अपने प्राध्यापक को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाए। जब विश्वविद्यालय को आवश्यकता हो तो वो नए टीचर वहां पर रख सके, उनको अपॉइंट कर सके, इसका भी अधिकार विश्वविद्यालय को दिया जाना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालयों की जो है एक व्यवस्था सुधरेगी।
तो ये बहुत एक अच्छी विश्वविद्यालय के ने जो है विश्वविद्यालय संबंधित सुझाव दिए इसमें आयोग ने कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, तब हमारा कुछ सुधार होगा। इसके अलावा जो 2-3 बातें इन्होंने और कही, वो कही पुनर्निर्माण के संबंध में, इसकी संरचना के संबंध में। मैं उस पर बात करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब इसमें मैं जो दूसरी बात करने वाला था, दूसरी, ये तो इन्होंने प्रमुख सुझाव इसके बारे में दिए विश्वविद्यालय के बारे में। मैं अब दूसरा जो बिंदु इसमें था, आयोग ने दिए जो सुझाव, आयोग के ये विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के, पुनर्संगठन, विश्वविद्यालय पुनर्संगठन, पुनर्संगठन के संबंधी सुझाव। इसकी संरचना जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, विश्वविद्यालय कैसा स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी ग्राम पंचायत की एक इकाई होती है, उसमें एक प्रधान होता है, 9 या 7 या 11 या 12 संख्या के आधार पर उसमें मेंबर होते हैं, और जितने भी उस गांव में रहने वाले वो सब जो है उसके सदस्य, यानी सीनेट जिसको हम बोलते हैं, आम सभा होती है उसकी। और उन्हीं लोगों में से कुछ मेंबर चुन करके आते हैं, वो सिंडिकेट यानी जिनको हम डेलीकेट भी बोलते हैं। तो वो एक बोर्ड बनता है उनको मिला करके। तो ये मैं थोड़ा सा आपको खुलासा कर दूं, इसके बाद में बात करूंगा। तो विश्वविद्यालय ने, आयोग ने जो है इसके विश्वविद्यालय के संगठन के संबंध में कुछ सुझाव दिए। उनमें कुछ बातें मुख्य रूप से बाकी तो उन्होंने बताया ही, जिस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। वो तो कहा ही है कि इनको विद्यालय को अपने टीचर रखने का अधिकार दिया जाए, और इनके यहाँ प्रयोगशालाएँ हों, पुस्तकालय हों, छात्रावास की व्यवस्था हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के सुझाव दिए गए। लेकिन पुनर्गठन की जो बात है, सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाए। ये जो आम सभा है, इसमें बहुत सारे लोग होते थे विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े विद्वान। सीनेट के सदस्य संख्या कम कर दी जाए, सीनेट की संख्या कम कर दी जाए, बहुत ज़्यादा लोग इसमें न रखे जाए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, अधिकारी, प्रशासन के लोग, सबको मिला करके एक आम वो बनाया था ना बोर्ड, और उन्हीं में से कुछ लोग जो है मुख्य रूप से इसमें सिलेक्ट करके एक बोर्ड बनाया जाता था जो इसको विश्वविद्यालय को चलाता है। आज भी होता है, उसमें कोई कुलपति होता है, कोई रजिस्ट्रार है, कोई दूसरा है। तो यानी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो एक बड़ा पैनल काम करता है, उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे सदस्य कहलाते हैं इसमें। तो इनकी संख्या कम करने का सुझाव दिया गया। और एक बात और कहेगी, इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल इनका हो रखा जाए। यानी कि जो बन गया बन गया। इससे क्या होगा, मनमानी होने लगेगी, जो अच्छे लोगों को आने का मौका नहीं मिलेगा, और जो अच्छा काम करेगा उसको दोबारा भी आ सकता है बोर्ड के अंदर। दूसरा बिंदु इन्होंने कहा कि जो सीनेट के सदस्य हैं, यानी इसमें जो मेंबर हैं जो आम सभा में शामिल होंगे, उसमें जो लोग रखे जाएं। इन्होंने कहा विश्वविद्यालय के शिक्षक, अन्य विद्वान, शासन के कर्मचारी, अधिकारी, शासन के अधिकारी आदि को शामिल किया जाए। ये अच्छे और पढ़े लिखे लोग रहेंगे इसमें, तो अच्छी तरह से काम हो सकेगा। एक ये भी सुझाव इन्होंने दिया कि इसमें मान लें आपके विश्वविद्यालय में कोई जितने भी टीचर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। क्षेत्र से अलग जो विद्वान हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि वो अपने समय समय पर वो भी सुझाव दे सके। और सरकारी अधिकारी, जितने भी शासन में बड़े बड़े लोग हैं जो उस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव दे सकते हैं, अपना अनुभव रखते हैं, ऐसे लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए।
जिससे अच्छी तरह से हमारे विश्वविद्यालय का संगठन बन सके। और एक इन्होंने सिंडिकेट की बात की। दूसरा मैंने बताया कि सिंडिकेट, अब ये सिंडिकेट यानी जिनको हम डेलीगेट भी कह सकते हैं, ये सारे जितने भी सदस्य हैं इन्हीं में से आपस में ये निर्वाचन द्वारा चुनाव करके कुछ लोगों को चुन लें जो मेन बॉडी में रहेंगे, और वो जो है सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो। इतने लोग इस बोर्ड में रहने चाहिए, 9 से 15 तक, 9, 11, 12, 13, 10, तो इतने लोग इसमें रहेंगे। तो और ये जो इसमें मेंबर रहेंगे, ये जो सिंडिकेट, ये जो बोर्ड बनेगा, इसको ये अधिकार होगा कि कॉलेज की और विश्वविद्यालय में जो इससे संबंधित विद्यालय है उनमें फीस कितनी दी जाए, शुल्क का निर्धारण, यानी सिंडिकेट के द्वारा शुल्क का निर्धारण हो। ये भी इन्होंने इसके बारे में कहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें थी जो इसमें कही गई। इसके अलावा एक बिंदु और आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटाना चाह रहा हूं। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में आयोग ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय से जितने भी कॉलेज संबद्ध हैं, यानी कि मान्यता प्राप्त हैं, मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध कॉलेज, संबद्ध कॉलेज, किसी भी कॉलेज को संचालित करने के लिए, महाविद्यालय को संचालित करने के लिए उसे विश्वविद्यालय से संबद्ध होना पड़ता है। उनके नियमों के तहत उसे मान्यता मिलती है। यदि वो उनके नियमों के तहत खरा उतरता है तो ही वो विद्यालय संचालन करे। तो इसमें यह भी कहा गया कि ऐसे कॉलेज, ऐसे महाविद्यालय जो इससे संबंध है विश्वविद्यालय से, उनको मान्यता दी जाए जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, यानी गुणवत्ता के आधार पर मान्यता दी जाए। एक तो इसमें यह कहा गया कि कॉलेजों को माध्यम जो है नियमों में, मान्यता के नियमों में, मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूं, नियमों में कठोरता बरती जाए मान्यता के नियम में। एक तो ये, और दूसरा इन्होंने कहा कि सेकंड ग्रेड के, यानी द्वितीय कैटेगरी के, द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता न दी जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि गुणवत्ता पे फर्क पड़ेगा। कोई भी कॉलेज है उसमें अगर क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं है, वो मानक पूरे नहीं करता है, प्रशिक्षित टीचर वहाँ पर नहीं है, ट्रेन टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो उसको मान्यता देने का मतलब है बच्चों को गर्त में धकेलना। इसलिए कहा गया कि जो द्वितीय श्रेणी के हैं, यानी सेकंड ग्रेड के, यानी जो पूरी मान्यता, मानक पूरे नहीं करता है, उसको मान्यता न दी जाए, ये भी इसमें कहा गया। और जितने भी आपके जो विश्वविद्यालय के अंडर में कॉलेज आ रहे हैं, माने आपने 10 विद्यालय को मान्यता दी है, 100 को दी है या 50 को दी है मान्यता, तो उनका आप समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा या उसके द्वारा नामित गठित कमेटी द्वारा या बोर्ड द्वारा समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। ये है संबद्ध कॉलेजों का नियमित निरीक्षण, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। ये एक हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और एक इसमें यह भी कहा गया, आपने देखा होगा कि जो भी कॉलेज है, कॉलेज को केवल शिक्षण कराने का अधिकार है, परीक्षा कराता है, लेकिन उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डिग्री देने का काम विश्वविद्यालय करता है, और विश्वविद्यालय के अधीन जो है कॉलेज संचालित होते हैं।
तो ये भी इसमें कहा गया कि किसी कॉलेज को अपनी व्यक्तिगत रूप से परीक्षा कराने का अधिकार न दिया जाए और डिग्री बांटने का अधिकार न दिया जाए। ये अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होना चाहिए। यानी कॉलेजों को परीक्षा कराने एवं उपाधि या डिग्री देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये विश्वविद्यालय द्वारा ही होना चाहिए। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय है वो अपने समय पर परीक्षा कराए सभी कॉलेजों की और एक जैसा पाठ्यक्रम करे। तो ये इसमें कुछ मान्यता प्राप्त कॉलेजों के संबंध में सुझाव दिए गए। एक बात इसमें और कही गई, पाठ्यक्रम और परीक्षा के संबंध में भी इस आयोग ने अपने सुझाव दिए। मैं इस पर भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार फिर ले सकते हैं। मैं हटा देता हूँ इसको। ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाठ्यक्रम और परीक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव दिए। पाठ्यक्रम और परीक्षा, इसके बारे में भी आयोग ने कहा है। आयोग ने कहा कि माध्यमिक और स्नातक परीक्षाओं का स्तर ऊंचा उठा जाए। क्या कहा? माध्यमिक और स्नातक परीक्षा का स्तर उच्च किया जाए। ये इसलिए क्योंकि जो माध्यमिक में अगर बच्चा कमज़ोर रहेगा माध्यमिक कक्षाओं में, तो वो आगे जाके हायर एजुकेशन में, स्नातक में या स्नातकोत्तर में जब पढ़ेगा तो उसको जल्दी से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए माध्यमिक स्तर पर उसकी परीक्षा का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, ताकि वहाँ से अच्छे बच्चे छट करके ही आगे जाएं और अगली शिक्षा का स्तर फिर अपने आप उठ जाएगा। तो इस बात पर जोर दिया गया और ये कहा गया कि माध्यमिक और स्नातक स्तर पर परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है और जो परीक्षा का स्तर है उसे ऊंचा उठा जाए। और एक इन्होंने ये कहा कि प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी की पुस्तकें न रखी जाए। देखिए, दो चीज़ें हैं। प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी की पुस्तकें न रखी जाएं। माने जो एडमिशन के लिए आप एग्ज़ाम लेते हैं, कंपटीशन कराते हैं परीक्षा के लिए, उसमें अंग्रेजी आप ना रखें, क्योंकि अंग्रेजी से बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति होगी। क्योंकि भारत में अभी अंग्रेजी के प्रति इतना वो नहीं है कि वो अंग्रेजी को सही तरह से समझ सकें, तो इससे रटने की प्रवृत्ति पैदा होगी। इसलिए इसको जो वहाँ की भाषा है उसी में रखा जाए और उनका जो जिस भाषा में वो पढ़ के आ रहे हैं उसी में उनका इंट्रेंस एग्जाम करा जाए, ताकि वो आगे बढ़ने में उन्हें बाधा ना हो। नहीं तो वो डर के मारे जो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। एक ये महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने दिया। और बीए कोर्स को 3 वर्ष का किया जाए। ये भी इन्होंने एक बात कही। बीए वर्ष का मतलब पहले 2 वर्ष का होता था, और ये आजकल भी बहुत कुछ साल पहले ही 2 का फिर हुआ, फिर 3 का हुआ, ये होता रहता है। उस समय 2 वर्ष का था और इन्होंने कहा बीए का कोर्स, बीए को 3 वर्ष का किया जाए। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, 3 वर्ष का किया जाए। एक बात और कही इन्होंने कि इंटर को तोड़ दिया जाए। इंटर को तोड़ दिया जाए। इंटर को तोड़ दिया जाए का मतलब कि यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा है, यानी कि इंटर को जो है 12वीं को बीए में शामिल कर दिया जाए और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है, यानी 12, 13 और ये अपने बीए में इंटर को शामिल कर दिया जाए और पीछे 11वीं तक रखा जाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको 3 वर्ष का कर दिया जाए और जो 12वीं का बच्चा है उसे बीए में ही शामिल कर दिया जाए और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम बना दिया जाए उसका। इस प्रकार का इन्होंने सुझाव दिया। ये भी कहा गया। और एमए में अंग्रेजी के साथ साथ कोई शास्त्रीय भाषा भी रखी जाए। एमए जो बच्चे करना चाहते हैं, एमए अंग्रेजी के साथ शास्त्रीय भाषा,
शास्त्रीय भाषा को भी रखा जाए, ये भी इसमें सुझाव दिया गया, जिससे भारत के जो लोग हैं, जो भारतीय भाषाओं को इससे उन्नति मिलेगी, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, इनको इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक बात कही गई। और अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने उसमें भी सुझाव दिया और ये कहा कि स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए अंग्रेजी जानने वाले छात्र तभी हो सकते हैं जब स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा अच्छी व्यवस्था की जाए। अंग्रेजी भाषा को महत्व भी दिया इन्होंने, मैं इसी में लिख देता हूँ, अंग्रेजी भाषा को महत्व देने की बात कही गई, अंग्रेजी को महत्व देने की बात कही गई, अंग्रेजी को महत्व दिया जाए, जिससे ऊपरी स्तर पर यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे तैयार होंगे। और अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए एक बात और इन्होंने कही कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जो टीचर हम रखेंगे वो केवल अंग्रेजी भाषा के जानकार होने चाहिए जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत में तो ऐसे लोग थे ही नहीं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, तो फॉरेन से बुलाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए, अच्छे अंग्रेजी के छात्र अच्छे तरह से तैयार करने के लिए ऐसे टीचरों की आवश्यकता है जो जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो, और उन टीचरों का फिर ऐसे टीचर प्रशिक्षण लेंगे जो अंग्रेजी के विद्वान हों, और वो ट्राई लेंगे उनकी कि ये अंग्रेजी इनको आती है कि नहीं आती है, तब जा करके उनको वहाँ से जो है विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजा जाए। ये भी इन्होंने अंग्रेजी को महत्व देने के लिए एक सुझाव दिया। तो ये आपके विश्वविद्यालय के आयोग के जो थे सुझाव थे, जिन पर मैंने क्रमवार अलग अलग चर्चा की। तो ये यहाँ तक तो आपकी बात हो गई विश्वविद्यालय आयोग की। अब मैं बात करता हूँ जिसे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कहते हैं या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ये लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में कंबाइंड सारी तीनों चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये सारा का सारा कार्यक्रम इस लॉर्ड कर्जन के रहते हुआ, इसलिए इसको लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कहते हैं। और ये इसमें तीन बातें थी, शिमला शिक्षा सम्मेलन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और कुल मिलाकर के लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। ये इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो अगले बिंदु पे मैं चर्चा करता हूँ इसके, एक जो ये अधिनियम रह गया ये क्या था इसके बारे में बात करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं बात करता हूं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अभी जिस विषय पर मैंने पूरे विषय पर चर्चा की, ये सारे विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव थे, और जब ये आए संसद में इसको पास कर दिया गया, लागू करने की बात आई, तो क्योंकि भारत के लोगों को लॉर्ड कर्जन पे विश्वास नहीं था, वो विश्वास इसलिए टूट गया था कि जो शिमला का जो शिक्षा सम्मेलन हुआ उसमें किसी भारतीय विद्वान को बुलाया नहीं गया, वहाँ क्या क्या हुआ किसी को जानकारी नहीं मिली, और गुपचुप तरीके से उस पर नीति बनाई गई। और उसके बाद ये विश्वविद्यालय आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो ये भी जनता के सामने आया, तो लोगों को इसके बारे में शंकाएं हुई। उनको लगा कि कहीं ना कहीं कर्जन साहब जो है अपनी मर्जी से तो कुछ बातें थोपना चाहते हैं, इससे भारतीय विद्वानों से ज़्यादा सलाह नहीं लेगी। जैसे मैंने बताया, बोर्ड में एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, 9 सदस्यों में, बाकी तो सारे अंग्रेजी थे। तो भारतीयों को विश्वास में न लेने के कारण इस पूरे जो ये विश्वविद्यालय आयोग था, इसकी सिफारिशों पे भारतीयों को शंका हुई, इसका विरोध भी हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ, बाद में लॉर्ड कर्जन को लगा कि इस तरह से काम बनने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया, 21 मार्च 1904 को एक विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया अपने कैबिनेट में। जो सरकार जो नियम बनाने का जिनको अधिकार होता है लॉ काउंसिल में, उन्होंने 21 मार्च 1904 को ये जो अधिनियम है ये पारित कर दिया। क्या था ये अधिनियम, इसमें मैं
थोड़ा सा आपको बताऊं, अधिनियम का मतलब नियम बना दिया, कानून बना दिया। आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, सुझाव ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सुझाव है। सुझाव और अधिनियम में अंतर ये है कि सुझाव सरकार को दिए जा सकते हैं, उस पर सरकार फैसला ले या न ले वो सरकार की मर्जी है। लेकिन जब सरकार द्वारा कोई अधिनियम या नियम बना दिया जाता है तो उसे जनता के लिए मानना अनिवार्य हो जाता है। तो करजन ने क्या किया कि वैसे तो लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसने एक अधिनियम बना दिया और उसमें लगभग वही चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं था। जो आयोग के सुझाव थे उन्हीं को अधिनियम में परिवर्तित किया, 2-4 बिंदु को अदल बदल करके। जो इसमें बदले गए 2-4 बिंदु में उस पर बात करता हूं कि उसने क्या क्या किया। एक तो उसने ये किया कि विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र का मतलब है, जैसे पहले विश्वविद्यालय में शिक्षाएं नहीं लगती थी, शिक्षण नहीं होता था, तो उसमें यह भी कहा गया भी शिक्षण का कार्य भी करेगा ये, क्योंकि पहले कॉलेजों में पढ़ाई होती थी, विश्वविद्यालय पर नहीं होती थी। तो विश्वविद्यालय स्तर पर एमए की कक्षाएं संचालित करने के लिए उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई। मैं आपको लिख करके नहीं बता रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ। तो कहा गया ये कार्य करेंगे, परीक्षाओं की जिम्मेदारी इनकी रहेगी, मान्यता से संबंधित नियम जो है उनको कठोर बनाया जाए, उनमें पारदर्शिता लाई जाए, जिससे कॉलेजों का संचालन अच्छी तरह से होगा, ये भी उसमें कहा गया। और जो पुनर्संगठन से मतलब था, जिसमें सीनेट की और सिंडिकेट की बात आ रही थी, उसमें महत्वपूर्ण रूप से ये कहा गया कि सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। जो सीनेट मतलब जो उनकी आम सभा होती थी, जो उसमें विश्वविद्यालय में पूरे मेंबर्स होते थे, उनकी न्यूनतम संख्या 60 कर दी गई और अधिकतम 100 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, सदस्य नहीं होंगे इसमें, ये इसमें कर दिया गया। एक तो ये महत्वपूर्ण बात हुई। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया गया, जो मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। 5 साल उनका कार्यकाल रखा गया कि 5 साल तक ये कार्य करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से नए मेंबर आएंगे और वो विश्वविद्यालय चलाएंगे, इस तरीके से। एक और दूसरी इसमें बात थी, सरकार को सीनेट द्वारा बताए हुए नियमों में संशोधन करने और उन्हें स्वीकृति देने, सीनेट के द्वारा समय समय पर नियम न बनाने पर सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा। ये कहा गया कि जो ये सीनेट है, इनको यदि विश्वविद्यालय स्तर पर कोई विश्वविद्यालयों को संचालन करने से संबंधित जितने भी नियम हैं उनकी स्वीकृति सरकार से लेनी पड़ेगी, और समय पर नियम नहीं बनाएंगे तो उसके लिए सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा। कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेते हुए उसमें नियम में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे विद्यालयों में दिक्कत ना हो, अपने संचालन का काम सही तरीके से चलता रहे। और समय पर यदि विश्वविद्यालय में कोई नियम नहीं बन पा रहा है, कोई नियमों में परिवर्तन नहीं हो पा रहा, तो सरकार अपने आवश्यकता जरूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन करने का सरकार को अधिकार होगा। ये भी इस नियम में, अधिनियम में रखा गया। दूसरी बात, जो संबद्ध विद्यालय हैं, इससे संबंधित जितने भी संबद्ध इसमें कॉलेज हैं या विद्यालय थे, उनको मान्यता संबंधी नियम कठोर बनाने की बात कही गई। और ये कहा गया कि जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनका समय समय पर सिंडिकेट द्वारा, यानी जो बोर्ड होगा विश्वविद्यालय का, वो समय समय पर उनका निरीक्षण करेगा और उनका देखेगा कि भाई इसमें मानदंड पूरे हैं कि नहीं है, मानकों के अनुसार कार्यक्रम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मानक के अनुसार विद्यालय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उनकी मान्यता भी रद्द करने का अधिकार सिंडिकेट को है। इस प्रकार का ऐसे प्रावधान किया गया। और विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं का भी निर्धारण किया गया, और इसमें यह भी तय कर दिया गया कि गवर्नर को अधिकार होगा कि किसकी सीमा कहाँ तक रहेगी, किस प्रांत में कहाँ तक के बच्चे आएंगे और कहाँ के बच्चे कहाँ जा सकेंगे, यानी उनकी सीमाओं का भी निर्धारण करने का गवर्नर को अधिकार होगा। ये कुछ मेन बातें थी इसमें, जो सिंडिकेट से संबंधित और सीनेट से संबंधित थी, पुनर्गठन से संबंधित। बाकी उन्हीं जो सुझाव आयोग ने दिए थे उन्हीं को अधिनियम बना करके लॉर्ड कर्जन ने प्रस्तुत कर दिया। तो ये पूरा था आपका लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कह लो, या शिमला शिक्षा सम्मेलन, या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप इसको किताब उठाकर एक बार पढ़ सकते हैं। बारीकी से अध्ययन करने पर और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि और दोबारा इसमें कभी बात करने का मौका मिले तो मैं दोबारा एक वीडियो और डाल सकता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।